हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो है प्रदूषण। आप लोगों के जो 7 चैप्टर है उसमें प्रदूषण टॉपिक है और ये बड़ा ब्रॉड एरिया है इसका। आ, आप इसको मतलब क्या है, हम इस प्रकार से चर्चा करेंगे कि आपके कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से काफी कुछ कवर हो जाए, क्योंकि पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब क्या है टॉपिक है। पर हमको उन बिंदुओं पे ध्यान देना है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्तिहान में आपके प्रश्न किए जाते हैं। एम आई आर्डिबल बेटा, कोई एक बताएगा? हमें आप सुन पा रहे हो? यस सर, यस आवाज। सर। यस सर, आवाज आ रही है यस सर। सर। आवाज क्लियर है ना? हाँ, ओके। क्लियर है, आपके क्लियर घर में है। थोड़ा मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। तो बेटा पॉल्यूशन जो है इसमें से 2 3 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये कोई पॉल्यूशन समस्या जो है वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं होती, ना स्टेट लेवल की होती, ना नेशनल लेवल की होती है। ये पूरे ग्लोब की समस्या है। और कोई भी समस्या जो होती जब वो वैश्विक हो जाती है तो ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय होती है। वर्तमान परिदृश्य में आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन के कारण कई प्रकार का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हम यहाँ समय कम है इसलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हमने एक सिनॉप्सिस बनाए हैं, जिसमें आप लोगों को अपने पॉल्यूशन टॉपिक को कंक्लूड करना है, पढ़ाई करना है। किन किन सिनॉप्सिस में जो जो पॉइंट हम बताएंगे उस पे आप फोकस करेंगे। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन। कोई भी चीज को डिटेल में जानने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये है क्या। तो इसको हम क्या है, एक सिंपल सा इसका क्या है परिचय हमको मालूम होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम रटने वाली स्टडी तो करते नहीं है कि डेटा को याद कर लिया। हम पहले समझते हैं और समझने के बाद हमारे को क्या है आंसर सॉल्व करने में आसानी होती है। तो मैं यहाँ आपको पॉल्यूशन की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट। मैंने ये स्टेटमेंट बोला है, ध्यान से सुनिएगा। अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण में जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं। अवांछनीय परिवर्तन मतलब जो हमारे लिए फेवर में नहीं होते, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ये हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। हमारे जो केमिकल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एनवायरनमेंट की उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, उन पे भी इनका क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इवन चाहे वो वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, ये सभी हमारे जो पर्यावरण के घटक है इन पे क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो इन अनडिजायरेबल चेंजेस के कारण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रदूषण या पॉल्यूटेंट्स। ओके, आपको मालूम है ह्यूमन सोसाइटी चाहे वो शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो या कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स इनके द्वारा इमिट किए जाते हैं जो हमारे इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को क्या करते हैं प्रॉब्लम करते हैं। तो जितने भी इस प्रकार के सब्सटेंस जो कि रिलीज होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, इनको बोला जाता है प्रदूषक, मतलब पॉल्यूटेंट्स। तो यहां पर 2 टर्मिनोलॉजी को मैंने क्लियर किया, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे चर्चा में कि भाई व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों में क्या अंतर है भाई। पॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब हमारे एनवायरमेंट में जिसमें फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में इसी प्रकार के अनडिजायरेबल या अवांछनीय परिवर्तन होते हैं तो इसको पॉल्यूशन बोलते हैं। और जिनके कारण ये होता है, चाहे वो गंदा पानी भी हो सकता है,
कोई केमिकल जो वेस्ट म्युनिसिपल जो वेस्ट निकलता है वो नदी में हम मिलाते हैं तो उसके कारण भी होता। तो ऑटोमोबाइल्स के द्वारा जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, डस्ट पार्टिकल से भी हो सकता है। तो ये जितने भी प्रकार के जो रिलीज एलिमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ दो चीजें आपको क्लियर हो गई, पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो कंटेमिनेशन होता है, जो पॉल्यूटेंट्स का हमारे एनवायरनमेंट में जो जमाव होता है या जो मिलते हैं, ये इंटरमिंगल्ड होते हैं, इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, नुकसानदायक होता है। और हमारी पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार से पॉल्यूशन को आइडेंटिफाइड किया गया है। आप लोगों ने सुना होगा एयर पॉल्यूशन, जब एयर की क्वालिटी में किसी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जो नॉर्मल उसका कंपोजिशन होता है उसके अलावा भी कुछ ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो उसमें शामिल होते हैं, तो इसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। हमारी वाटर बॉडीज, जो हमारा रिवर सिस्टम है, हमारे तालाब है, हमारी जो झीलें है, इसमें भी अगर किसी प्रकार के पॉल्यूटेंट्स अगर मिक्स होते हैं तो इसको हम आइडेंटिफाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, ज्यादा आवाज होने से भी क्या होता है, मानव स्वास्थ्य को हानि होती है। ऐसे पॉल्यूशन को नॉइज पॉल्यूशन के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा थर्मल पॉल्यूशन भी होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी होता है। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है, ये आप लोगों ने सुना होगा, नागासाकी और हिरोशिमा में जो एटम बम वाला जो डिजास्टर्स हुआ था, उससे काफी नुकसान हुआ है और आज भी वहां पर क्या है, उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते। बाद में हम एयर पॉल्यूशन के एपिसोड में विस्तृत इसका क्या है हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये पॉल्यूशन जो होता है, ये हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट को चेंज करने में कैपेबल होता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या होता है, पूरे विश्व का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उस पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, कुछ समस्याएं तो रीजनल होती है, जैसे भाई गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, ये किनकी प्रॉब्लम है, गंगा नदी के जो आजू बाजू के जिले हैं जहां पर से गंगा नदी निकलती है, कानपुर हो गया आपका, पटना हो गया, तो ये रीजनल प्रकार की समस्या हो जाती। पर कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो ग्लोबल होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर की परत का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, जिससे कि बेटा क्लास चल रही, बेटा दिव्यांश ऊपर होगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये जितनी भी प्रकार की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये विश्व स्तर की समस्याएं होती है। तो ये जो समस्याएं हैं इनका हम बाद में पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। अब हम यहाँ पर ये भी जाने कि पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, कोई एक बता सकता है? हम इसलिए चेक करने के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप हम लोगों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज आपके पास जा सुन रहे हैं सर। हाँ, चलो एक आध कारण बताओ यार जरा, पॉल्यूशन का थोड़ा चर्चा भी होना चाहिए बीच बीच में। एक आध कारण बताओ पॉल्यूशन का। पेट्रोल डीजल सर का जो उपयोग हो रहा है, पेट्रोल डीजल, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा किसी ने बोला कि पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल तो भाई नेचुरल पाया जाता है, फॉसिल्स फ्यूल है, उससे तो कोई प्रकार का नुकसान होता नहीं। पर जब एंथ्रोपोजेनिक रूप से, मतलब मानव जब उसका क्या ईंधन के रूप में उपयोग करता है और उसका कंबशन करता है, मतलब हमारी गाड़ियों में, हमारी कारों में जो पेट्रोल और डीजल हम यूज करते हैं, जब उसका दहन होता है तो धुआं निकलता है, तब क्या होता है, ये हमारे पर्यावरण को क्या करता है, इसके धुएं से निकलने वाली जो विषैली गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इसके द्वारा ह्यूमन बींग्स को क्या नुकसान होता है। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड होना चाहिए, पर कार्बन मोनोऑक्साइड होने से क्या होता है, वो उससे 6 गुना क्या है ज्यादा कंपटीशन करके उससे जुड़ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं,
कार्बोक्सी एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनो ऑक्साइड जुड़ जाती है तो इस प्रकार के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाती और हमारा स्वास्थ्य क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, बीमारी है, जिससे कि हमें हेडेक होने लगता है, बीपी बढ़ने लगती है। तो सही बताया आपने, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बोलना चाहिए आपको। पेट्रोल और डीजल हम काय में यूज करते हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, जैसे कि कार है भाई, ट्रक है, बस है, ये सब हमारे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन के साधन। इनको हम काय से चलाते हैं, पेट्रोल और डीजल, ये इसका ईंधन होता है। तो इनके कंबशन से क्या होता है, जो स्मोक या धुआं निकलता है वो बहुत ज्यादा हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। और इसके अलावा हम हमारे फायदे के लिए कई प्रकार के केमिकल को यूज करते हैं। एक आध कोई केमिकल का नाम बता सकता है जो हम यूज करते हैं और उसका दूरगामी प्रभाव हमारे पर्यावरण में बना रहता है और हमारे जीव जंतुओं को वो नुकसान करता है। पेस्टिसाइड का नाम सुना होगा आपने, कई प्रकार के पेस्टिसाइड होते हैं, फंजीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये जितने भी प्रकार के केमिकल का जो इंसान यूज करता है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान करता है। इसके अलावा जो कारखाने होते हैं, कारखानों से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल होते हैं, ये भी प्रदूषक होते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की जो रेडिएशन होती है, जो अलग अलग प्रकार के वर्क हो रहे हैं आज के समय में, जैसे चाइना में आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी वहां आसपास के एरिया में। चेरनोबिल में भी ऐसी घटना हुई थी आज से कई साल पहले। तो वहां भी क्या है, पूरा जो शहर है वो परेशानी में आ गया था। तो ये पूरे क्या है, हाजर्ड्स कहलाते हैं। मतलब ये एक एपिसोड है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी इसका उदाहरण है, तो इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, तो आप लोगों को अच्छे से सेटअप हो गया कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पॉल्यूशन को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पॉल्यूशन को हम दो प्रकार से आइडेंटिफाइड करते हैं। एक तो होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती, जो प्राकृतिक रूप से ही वो क्या होता है, पर वो इतना ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होता जिससे कि इम्बैलेंस। तो नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल या मैनमेड, मतलब कि मानव के द्वारा जो किया जाता है उसको बोलते हैं मैनमेड। तो नेचुरल पॉल्यूशन में क्या क्या आएगा भाई, जैसे कि जो आपने जुगाली करने वाले जो पशु देखा होगा, वो जुगाली करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, एक विशेष प्रकार की गैस को रिलीज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मीथेन, CH4। हाँ बेटा, आप कोई प्रश्न किसी के तरफ से? मीथेन गैस। हाँ, CH4 बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इसको। तो ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, इनके द्वारा क्या होती है, ये रिलीज होती है। और मिथेन गैस जो राइस फील्ड होता है ना, जहां पर धान की खेती की जाती है, हमारे मध्य प्रदेश में धान की खेती कहाँ कहाँ होती है, कोई बता सकता है? क्योंकि आप सब MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। सर बालाघाट में। बालाघाट। हाँ, बालाघाट, गोंदिया, महाराष्ट्र का लगा हुआ जो क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है ना। तो यहाँ भी क्या होता है, मीथेन गैस रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा आप लोगों को मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है, परंतु इनका एक कॉन्सेंट्रेशन रहता है। इसके अलावा जो डस्ट स्ट्रॉम आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और वॉल्केनिक इरप्शन, कभी कभी ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा निकलता है, तो उससे भी कई प्रकार की जहरीली गैसें क्या होती है, नेचुरल रूप से हमारे पर्यावरण में आती है। नेचुरल रूप से आती है, इसलिए इसको नेचुरल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान किसने किया है, मनुष्य ने। जब भी पर्यावरण और पॉल्यूशन की बात आएगी तो उसमें अपराधी किसको माना जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स को। मतलब इंसान ही बहुत टेक्नोलॉजी को इजाद कर रहा है,
नए नए इन्वेंशन कर रहा है और उसका खामियाजा, उसका जब उपयोग किया जाता है तो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हमारे पर्यावरण पे भैया ये मधु नाम डिस्प्ले हो रहा है, अपना जो माइक है भाई म्यूट करिए। तो मैन मेड का मतलब होता है मानव के द्वारा होने वाला पॉल्यूशन। इसको दूसरी टेक्निकल भाषा में इसको एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं। बच्चे लोग क्या है जुड़ते रहते हैं कि यार 7:15 हो गया, अभी भी जुड़ने की आवाज आ रही है। चलो कोई बात नहीं। तो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन क्या होता है? ये मानव की क्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे कि भाई नगर पालिका में आपने देखा होगा आजकल कचड़े वाली गाड़ी आने लगी, पहले तो कचड़े वाली गाड़ी आती नहीं थी। तो जितना भी प्रकार का जो सीवेज इफ्लुएंट्स होता है ये घरों से निकलता है हमारे। ओके, पेस्टिसाइड का उपयोग कौन करता है? इंसान करता है। फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा खेती को उपजाऊ बनाने के लिए, ज्यादा फसल लेने के चक्कर में क्या होता है आजकल रासायनिक खाद का उपयोग किया जाने लगा है, जो कि मिट्टी के भविष्य को क्या करता है? वो नुकसान करता है। आगे उसकी फर्टिलिटी रेट को क्या कर देता है? ये कम करता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, जितने भी प्रकार के हम जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। हाँ, ये सब उसी से निकलते हैं भैया, फॉसिल्स के अंतर्गत ही आता है ये। चारकोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इवन जो वैसलीन जिसका हम उपयोग करते हैं ना, प्रभा जी आसवन होता है रसायन शास्त्र में, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे अलग अलग प्रकार से क्या होता है? इनका सेपरेशन होता है। पेट्रोल भी 2-3 ग्रेड के होते हैं, डीजल अलग अलग प्रकार से इनका फिल्ट्रेशन होता है, और वैसलीन भी इसी से निकाला जाता है। तो खैर ये केमिस्ट्री वाले अच्छे से इसको जानेंगे, आप लोगों को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल हो गया, और हम जो पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, तो ये सब एक्टिविटी किसके अंतर्गत आती है? ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक कहलाएगी कि नहीं? जंगल को कौन काटता है भैया बताइए? डिफॉरेस्टेशन किसके द्वारा होता है? ह्यूमन इसके द्वारा ना। अब हमको घर बनाना है, बस्ती बनाना है। पहले के समय में हम ही हमारे घर के आसपास देखते थे, पूरा क्या होता था? सुनसान था, जंगल, पेड़ पौधे दिखाई देते थे। अब इतनी बसाहट हो गई कि बच्चों को खेलने के मैदान नहीं है। पहले पूरा ओपन एरिया था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पूरा कन्वर्जन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ये पूरा क्या है? चेंजेस आ रहा है, और फॉरेस्ट का एरिया कम हो रहा है, और जो बसाहट है वो ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो ये जितने भी यहाँ पर इतना भर समझिए कि ये जितना भी प्रकार के जो प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस किया, ये इट इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब मानव की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है। चलिए, अब हम पॉल्यूशन को, आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि भैया पॉल्यूशन के 4 प्रकार होते, 5 प्रकार होते, पर बेटा आप लोग क्या है, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, ये जो परीक्षा है आपकी पीएससी वाली, इस लेवल के पदों के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा किताबों के हिसाब से जो मिला कि ये एयर पॉल्यूशन है पहला प्रकार, दूसरा वाटर पॉल्यूशन है, आपको अलग अलग बेस इसके किस आधार पे, जैसे कि एक पॉल्यूशन का प्रकार होता है, पॉल्यूटेंट्स के प्रकार होते हैं कि 2 प्रकार में होते हैं भाई, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। जी सर। क्या होता है बताइए अपने शब्दों में। सर बायोडिग्रेडेबल, जी सर, बताओ। बायोडिग्रेडेबल मतलब नेचर को डिग्रेड कर सकता है, जो भी चीजें उनको कॉम्प्लेक्स से नेचुरल फॉर्म में लाके उसे डिकम्पोज कर सकता है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनके कॉम्प्लेक्सिटी को नेचर मतलब ब्रेक नहीं कर पाता, तो वो इस पृथ्वी पर लाखों हजारों सालों तक रहेंगे। एक आध उदाहरण? प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो किचन का वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल।
वेरी गुड। मतलब इनका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म Thank you, के sir. द्वारा आसानी से डिकम्पोजिशन या अपघटन कर दिया जाता है, जिससे लंबे समय के लिए हमारे पर्यावरण में नहीं रह पाते और इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। पर कुछ ऐसे भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि शीशा हो गया, कांच के टुकड़े हो गए, आपका प्लास्टिक हो गया, और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा डीडीटी का। सुना है नाम? यस सर। हाँ, आजकल तो क्या है, बैन कर दिया गया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को भी। क्या उपयोग किया जाता था पहले इसका, डीडीटी का? छिड़काव कीटनाशक के तौर छिड़काव के लिए, कीटनाशक के छिड़काव के लिए। और ये क्या करता था, हमारे पर्यावरण में लंबे समय तक रहता था, और फूड चेन में अगर ये एंटर हो गया ना, तो इसका जैविक आवर्धन होता था। जैविक आवर्धन का मतलब समझते, एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ निकली है। जैविक आवर्धन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि घास में अगर पहुंचा, ठीक है, तो समझ लो कितना पहुंचा भाई, 5 मिलीग्राम पहुंचा, ठीक है। अब ये घास को कौन खाएगा भाई, जो शाकाहारी है, तो उसमें कितना हो जाएगा, ये 10 से 100 गुना उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और अगर दूसरे ने, मांसाहारी ने इसको खाया, तो उसमें क्या हो जाएगा, उससे 100 से 150 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं जैविक आवर्धन। मतलब फूड चेन में हर लेवल पे क्या होगा, इसकी मात्रा में इजाफा होगा। तो ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे मछलियां होता है भाई, पानी में पहुंच गया तो मछलियों से ये मानव तक भी आ सकता है। अब जैसे आप लोगों ने एक एपिसोड सुना होगा, जापान के समुद्री तट पे जो शहर है ना, वहां पर एक बीमारी फैल गई थी, मीने माता। नाम सुना है? ये आता है हमेशा परीक्षा में। कोई बता सकता है? यस सर। यस, ये पानी में मर्क्यूरी, मतलब पानी में यदि मर्क्यूरी के कंटेंट हो उसके कारण होता है। हाँ, वेरी गुड। और ये इसको नोट कर लीजिए सब लोग, ये हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। मरकरी पॉइजनिंग के कारण क्या होता है भाई, जो न्यूरो डिसऑर्डर, हमारे तंत्रिका तंत्र पे सीधा इसका क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ इंडस्ट्री थी वहां पर, जिनका वेस्ट क्या होता था, उसमें मरकरी भी होता था। ये कहाँ डिस्पोज कर देते थे, समुद्र में। जो किनारे होते हैं ना, आपको मालूम है जापान में भी क्या है, समुद्र है। तो वहां पर जो मछलियां हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर ली इसको, मरकरी को। और जब मछलियों को मनुष्य ने खाया, तो क्या हुआ, मरकरी कहाँ पहुंच गया, मनुष्यों में। तो 2-3 हजार लोगों की डेथ हो गई थी ये मरकरी पॉइजनिंग के कारण। तो ये सब चीजें क्या होती है, सुनने में तो हमको ऐसे ही लगता है, पर जब ये होती है तो बहुत अपना भयंकर रूप ले लेती है। अब जैसे अभी कब मई की बात है, कब की बात है, न्यूज में आपने देखा होगा, विशाखापट्टनम में एक गैस रिसाव हो गया था। कितने लोग मर गए थे, देखे थे? मालूम है? ये पूछ सकता है आपके करंट अफेयर्स में, आप लोगों को अपडेट रहना चाहिए। कौन सी गैस थी वो, कोई बता सकता है? कितने 70-80 लोग जोड़े हैं विशाखापट्टनम में। अभी वो गैस रिसाव हो गया था ना भाई, बहुत से लोग उसमें, उनकी डेथ हो गई थी। कौन सी गैस थी वो? एक महीना बचा है आप लोगों के इम्तिहान के लिए। कौन सी गैस? कोई नहीं बता पा रहा है यार। अभी की बात है, न्यूज चैनल वगैरह देखते हो कि नहीं भाई आप लोग? इतनी साल की बात है। विकास शाहबाद से कोई नाम आता है क्या? जरा वो क्लिक करो जरा, एकदम क्या होता है, कभी कभी याद नहीं आता, और एकदम स्टायरीन गैस। हाँ, वेरी गुड। स्टायरीन गैस थी, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था उस क्षेत्र में। ऐसी भोपाल गैस के बारे में भी बताएंगे हम आपको, जो मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस वहां रिलीज हुई थी 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 के समय में। तो कितने लोग वहां पर मर भी गए थे, और आज तक उसका क्या है, इफेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ये जेनेटिकली भी इसका क्या होता है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में भी आज भी नस्लें क्या होती है, रेडिएशन के कारण कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहती है। तो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाव रहता है। तो इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर पॉल्यूशन के प्रकार बता रहा था। तो एक प्रकार होता है डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, जिसका प्राकृतिक रूप से डिकम्पोजिशन हो जाए, वो डिग्रेडेबल कहलाता है। जैसे कि भाई जो हमारा घर का कचरा होता है, पत्तियां होती है, बॉडी होती है जीव जंतुओं की, इनका क्या होता है, सड़ जाते हैं ये, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म
डिकम्पोज कर देते हैं। और नॉन डिग्रेडेबल मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन पर एक्शन नहीं किया जाता, इनको डिकम्पोज नहीं किया जाता। जैसे कि भाई रबड़ हो गया, आपका क्या बोलते हैं पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया। पॉलीथीन पे तो कई जगह बैन लग चुका है, आप लोगों को मालूम है। चोरी छुपे आजकल क्या है पॉलीथीन का कई लोग यूज करते हैं, परंतु एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के द्वारा पॉलीथीन के यूज पे क्या है बैन लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, इसका अपघटन या कंपोजिशन नहीं हो पाता, इस कारण से इसको बैन कर दिया गया। पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाता है लंबे समय तक रहकर। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है इसके क्लासिफिकेशन का पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। ये क्या होता है भाई? नया शब्द है, बिंदु स्रोत। आप लोगों को मालूम है भाई कोई कारखाना है, कारखाने से इतना गार्बेज, इतना सीवेज, इतना गर्म पानी, इतनी गंदगी निकलेगी। तो हमने यहाँ पहले से ही आकलन कर लिया कि इस एरिया से इतना लगभग मेजरमेंट करके कि इतना पॉल्यूटेंट्स हमारी नदियों में या हमारे पर्यावरण में आएगा। तो हमको इसका क्या है पॉइंट मालूम है। तो पॉइंट मालूम है तो इस प्रकार के पॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? जिसकी जानकारी पहले से ही है, जिसका आकलन हमने पहले ही कर लिया है, उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। और कुछ पॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसका कोई पॉइंट नहीं होता। जैसे भाई लोग तालाब में, नदियों में कपड़े धोते, कितने धोएंगे, कहां धोएंगे, ये कोई ऐसा पहले से डिसाइड नहीं रहता। तो ये नॉन पॉइंट सोर्स के अंतर्गत आएगा। तो इस आधार पे भी इसका क्लासिफिकेशन है। पॉइंट सोर्स एक और टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज की जाती है, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स मतलब कि आप जैसे भाई मालूम है कि ये वाला रोड जो है दिल्ली का, बहुत ज्यादा इसका ट्रैफिक रहता है, बिजी ट्रैफिक वाला एरिया है, तो इतना यहाँ पर क्या है स्मोक निकलेगा, तो पर्टिकुलर एरिया के लिए रहता है वो, तो इसको बोलेंगे लाइन सोर्स। और पर्टिकुलर कोई एरिया के लिए होगा तो वो एरिया सोर्स कहलाएगा। तो ये लोकेशन के आधार पे या जो पॉल्यूशन का इमिशन हो रहा है उसके आधार पे भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा तरीका है, ये दो तरीके हमने आपको बताए। तीसरा तरीका होता है पॉल्यूटेंट्स को इनकी मात्रा और गुण के आधार पे भी क्लासिफाइड किया जाता है। मात्रा के आधार पे करेंगे तो इसको बोलेंगे हम, टर्मिनोलॉजी है उसके लिए क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मात्रात्मक। तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स ये जो होता है ये नॉर्मली जो नेचर होता है इसी में ऐड होता है। ये लार्ज क्वांटिटीज, जैसे मनुष्य के द्वारा जितनी भी चीजें ऐड की जा रही है, जैसे कंबशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब क्वांटिटेटिव में आएंगे। और क्वालिटेटिव मतलब क्या होगा? ये एनवायरमेंट में क्या होते हैं, दे डू नॉट ऑकर इन एनवायरमेंट नॉर्मली, बट अगर एक बार इसको इंसान ने ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये अपना गुण बताते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले ही आपको उदाहरण बता दिया, DDT इसका उदाहरण है। कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड होते हैं, कई प्रकार के खरपतवार नाशी होते हैं जिसको हर्बिसाइड्स बोला जाता है। तो एक तरीका ये भी है इसके क्लासिफिकेशन का। और एक है इसके प्रकारों के आधार पे। प्रकार का मतलब क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी जो अपने मूल रूप में ही हमको नुकसान करते हैं, और दूसरा होता है जब ये रासायनिक क्रिया कर ले और भी खतरनाक कोई केमिकल बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो व्हीकल से रिलीज हो रही है धुएं से, तो ये प्राइमरी कहलाएगा। इसके अलावा जो सेकेंडरी होता है, जैसे अपने NO2 जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये जब पर्यावरण में जाता है और ये जब क्रिया करता है तो एक जहरीला केमिकल बना लेता है जिसको पान बोला जाता है। नाम सुना है किसी ने? इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है। PAN, हाँ, क्या इसका फुल फॉर्म कोई बता सकता है पान का? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। वेरी गुड। क्या करता है ये?
क्या नुकसान करता है? जब हमारी ट्रोपोस्फियर पे अगर ये आ जाए, ऐसे होता तो ये ऊपर रिएक्शन तो ऊपर ही करता है ये, जब अम्लीय यहाँ आ वर्षा। जाए। नहीं, अम्लीय वर्षा अलग चीज है, इससे कोई उसका नाता नहीं है। आपने सही बताया, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका नाम है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधों में याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उसमें एक जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, हिल रिएक्शन, उसको ब्लॉक करने का काम करता है कौन? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। चलिए, इसके बारे में हम बाद में आपको और डिटेल में बताएंगे। और ये जो पर ऑक्सी एसिटिल सर नाइट्रेट, इसका हाँ बोलो बेटा। सर इसका एक बार वो नाम बता दीजिए ना, वो ऑक्सी एसिड वाला क्या नाम था हाँ, उसका? सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म लिखो इसका, पान। अपन पान सुने होंगे ना आपने, जो खाने के Yes, काम में sir. आता है, पान। पी Yes, sir. फॉर पर ऑक्सी, ओके, यस सर। पी फॉर पर ऑक्सी, लिख लिए, Yes, पी sir. फॉर पर ऑक्सी। यस सर। फिर क्या है? ए एसिटिल यस सर। नाइट्रेट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया को बाधित करता है। ये क्या करता है? ब्लॉक करता है। यस सर। ओके, चलिए। यस सर। तो ये हमने बताए थे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल भी बता दिया आपको, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में भी चर्चा कर ली है। अब देखिए, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। एयर की क्वालिटी, आजकल आप लोगों को मालूम है एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होने लगा है। क्या होता है, कोई बता सकता है? आप कभी सुना है आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स? जैसे बताते हैं ना कि भाई दिल्ली की जो एयर है, इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अगर दिन भर आप दिल्ली में उस एयर में रह लिए, तो जैसे आपने 12-13 सिगरेट पीने से जो आदमी को नुकसान होता है ना, तो दिल्ली की हवा में रह के उतना नुकसान क्या है वहां के व्यक्ति को हो रहा है। इतनी ज्यादा वहां की एयर क्वालिटी क्या हो गई है? खराब हो गई है। और एक WHO के द्वारा जो सूची जारी की जाती है, जो पॉल्यूटेड एरिया वाले क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा हमारा नॉर्थ इंडिया के शहर है। नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत। दक्षिण भारत में ज्यादा शहरों में पॉल्यूशन नहीं देखा गया है जितना कि नॉर्थ इंडिया में देखा गया है। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो जो भी नुकसान होते हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन के, हमारा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है, उसमें भी समस्याएं होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती, तो हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम एयर पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों से पूरी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समय भी कम है। तो जो भी पॉल्यूशन आप पढ़ोगे, 6-7 प्रकार के पॉल्यूशन है, उसमें आपको 3 हेडिंग में ही अपनी तैयारी करना है। सबसे पहले क्या बताएंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है भाई, किसे एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, इसके क्या है, कारण क्या है, कारण के बाद क्या बताओगे, दुष्प्रभाव क्या है, और दुष्प्रभाव के बाद इसकी रोकथाम या इसके कंट्रोल करने के क्या उपाय है। तो कितनी हेडिंग हो गई? ये 3 हेडिंग हो गई मेजर। कौन कौन सी हो गई भाई? पूरे जितने भी पॉल्यूशन है सबको इसी हेडिंग में आप लोगों को तैयार करना है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे और किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला क्या? कॉजेस, कारण, उसके बाद इफेक्ट मतलब उसके प्रभाव, और तीसरा कंट्रोल। दैट्स क्लियर। तो पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। कोई अपने एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उसमें जब अनवांटेड चीजें जब उसमें मिक्स होने लगती है, तो हमारी एयर क्वालिटी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अगर हम उस एयर को ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं, तो हमको कई प्रकार की बीमारी होने लगती है, लंग्स में कई प्रकार के इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो आप लोगों को मालूम है एयर का एक कंपोजिशन है जिसमें नाइट्रोजन गैस है। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था नाइट्रोजन कितना है, 78 पॉइंट समथिंग। ऑक्सीजन है, कितनी है ऑक्सीजन? क्यों भाई, कोई बता सकता है ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? 21 point something। हाँ, 20 पॉइंट समथिंग है ये, मतलब 21%। इसके अलावा क्या है?
इनर्ट गैसेस भी हैं, आर्गन, नियॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब क्या कहलाती है? निष्क्रिय गैसें कहलाती है। CO2 ये कितनी है? 0.03। ये हमेशा पूछा जाता है कि वातावरण में या एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कितना है भाई? 0.03। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका, अगर ये एनहेंस होता है, मतलब इसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो बहुत नुकसान होता है। आप लोगों को मालूम है एक नई समस्या आप लोगों ने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग की। जो वैश्विक पृथ्वी गर्म हो रही है ना, उसका एक मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स है भी और नहीं भी है। कभी कभी ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट्स मान सकते हैं? तो जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, देन जस्ट बिहेव लाइक पॉल्यूटेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड उस समय पॉल्यूटेंट्स की भांति कार्य करने लगती है, अदरवाइज ये पॉल्यूटेंट्स नहीं है, CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा मीथेन भी है, हाइड्रोजन भी है और अन्य गैसेस भी है। इस प्रकार से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो एयर है, उसका ये कॉम्पोजिशन है। तो आप लोगों को मालूम है पृथ्वी से जो लेयर में डिवाइड किया गया है, सबसे पहली लेयर क्या है भाई इसकी? ट्रोपोस्फियर। सुना होगा आप लोगों ने नाम ट्रोपोस्फियर। जितने भी प्रकार का हमारा वायुमंडल वगैरह जो है, सब क्या है? ट्रोपोस्फियर में है। और ट्रोपोस्फियर की एक विशेषता है कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, गिरावट आएगी, कि बढ़ेगा भैया? तापमान गिरेगा सर। हाँ, जैसे हम हिमालय पे चले जाते हैं, कई लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पे फतह करने जाते हैं कि नहीं, तो क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। और कई लोगों की क्या होती है, वहां डेथ भी हो जाती है। बहुत चैलेंजिंग काम है भाई माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है? 8,848। कितना? 8,848। 8,850 सर। 848। 8,850। हाँ, क्या है ये? किलोमीटर है, मीटर है, फीट है, क्या? मीटर। हाँ, मीटर। अपने छिंदवाड़ा जिले की वो मासब की लड़की है ना, डेहरिया सर की लड़की, उसने भाई वहां पर फतह करके आई है। क्या नाम था? व्हाट्सएप पे आया था, भावना डेहरिया। वो अपने छिंदवाड़ा से। ये भी बहुत गर्व की बात है भाई, क्योंकि आदमी अपने 3 मंजिला मकान की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, और लोग क्या है कि इतनी बड़ी, मतलब क्या है, जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की, उसको फतह करके आ रहे हैं। और वो इतनी गहरी है कि ट्रेंच का नाम सुना है आपने? गर्त। महासागर में जो गर्त होती, सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना। कहाँ पर है? वेयर इज लोकेटेड मैरियाना? हाँ, तो किसी दिन हनुमान जी जैसे बढ़िया पूरा पर्वत उठाइए, कौन सा वाला? माउंट एवरेस्ट, और पूरा उसको डुबा दीजिए। कहां पर? वो मैरियाना ट्रेंच में। तो पूरा पर्वत डूब जाएगा, इतनी गहरी है भाई वहां पर। इतना मतलब क्या है, वहां पर आकलन किया गया है कि पूरी माउंट एवरेस्ट पर्वत क्या है, उस मैरियाना ट्रेंच में डूब सकता है, इतनी उसकी गहराई है। चलिए, ये तो हमने ऐसी जनरल आप लोगों से डिस्कस करने के लिए ये चर्चा निकाली है। तो एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर एयर क्वालिटी। हमारी जो हवा है जिसमें हम रहते हैं, उसमें यदि किसी प्रकार के अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं और उसमें कई प्रकार के ऐसे पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान करते हैं, तो हम इस कंडीशन में इस एयर को पॉल्यूटेड एयर बोलेंगे और इस घटना को हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए, कोई हर चीज का कार्य और कारण का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो ऐसा क्या कारण होता है कि हमारी एयर की क्वालिटी क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो उसके कुछ कारण होते हैं। तो कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला, हम जो पेट्रोल, जितने भी हम नेचुरल गैसेस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इंडस्ट्री में जितने भी प्रकार के हम इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, ऑटोमोबाइल से जितने भी
जितने भी इसके सोर्स हैं, ये क्या है, इसके मेजर सोर्स कहलाते हैं, किसके, एयर पॉल्यूशन के। इसके अलावा कई प्रकार के माइनिंग जो होती है ना, जहां से एक्सकेवेशन किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की माइनिंग है। आपने सुना, आपने पढ़ा भी होगा, कई जगह से बॉक्साइट निकाला जाता है, कई जगह से मैग्नीज निकालता है, कई जगह से कोयला निकाला जाता है। तो इसके द्वारा भी क्या होता है, कई प्रकार के जो पार्टिकल होते हैं ना, छोटे छोटे धूल के कण जो होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। यदि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये अगर हमारी बॉडी में चला गया, लंग्स में, मुझे याद आ रहा है, जो आईआईटी है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, उन्होंने, वहां के कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक फिल्टर भी तैयार किया है, नेजल फिल्टर। यानी वहां की एयर में इतने ज्यादा पर्टिकुलेटर्स और जो कण आ गए हैं कि वो आप अगर उसको सांस लोगे तो आपके लंग्स में जाके डिपॉजिट होते हैं। तो वो फिल्टर क्या है, नाक पे लगा लो, 10 रुपए मात्र उसकी कीमत है। हमारे एक दो दोस्त हैं, वहां पीएचडी करने गए थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जेएनयू, ये दिल्ली में है। वो बताते थे कि भैया यहीं पर बना है, और यहाँ बहुत ज्यादा सेल भी हुआ था उस समय, क्योंकि एक समय में दिल्ली में इतनी ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो गई थी कि कोहरे जैसा क्या है, पूरा मतलब ऐसा लगता था कि भैया पूरा कोहरा छाया हुआ है। तभी तो वहां पर पूरे मोटर जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल वाली गाड़ियों को बैन कर दिया गया था। शीला दीक्षित जब उस समय सीएम थी ना, तो पूरी दिल्ली में क्या कर दिया गया था, जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी है उनको बैन कर दिया गया था। और उसके बाद भी समस्या बनी रही। तो उसके 10 से 40% जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या है, B6 मतलब इस प्रकार का जो ईंधन होता है उसको उपयोग में लाना शुरू किया। तुम लोगों को मालूम होगा, एक गैस होती है सीएनजी गैस, सुना है ना? सीएनजी गैस का नाम सुना है? यस सर। क्या फुल फॉर्म क्या होता है? compressed नेचुरल। दिल्ली, पूरे दिल्ली में क्या है, सीएनजी गैस से ही पूरे चलते हैं। रिफिलिंग स्टेशन, वो इंजन इसी प्रकार से किट लगा दिया जाता है यही गाड़ियों में। आप भी उसको गाड़ियों में उसका किट लगा सकते हैं, पर अपने यहाँ क्या रिफिलिंग स्टेशन नहीं है, और अपने यहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। दिल्ली में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये स्टेप लेना पड़ा। चलिए, इसके अलावा कई प्रकार के जो फैक्ट्री के जो धुएं है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है, कपड़ा उद्योग है, कानपुर के बहुत सारे ऐसे उद्योग है, मथुरा रिफाइनरीज, ये सब क्या है, एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। तो यहां पर अब हम बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमने क्लासिफिकेशन में अलग अलग प्रकार से इसको विभाजित किया। तो अब आप इसको बता दीजिएगा कि ये डिग्रेडेबल में आता है, नॉन डिग्रेडेबल में आता है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। तो हम एक एक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे CO2। CO2 कैसे, आपने नाम सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये कब रिलीज होती है, जब हम फॉसिल्स फ्यूल को या जीवाश्म ईंधन को लार्ज स्केल पे जब बर्न करते हैं तो क्या होती है, CO2 रिलीज होती। पर इसका बैलेंस बनाने की जिम्मेवारी किसकी है नेचर में, प्लांट की, पेड़ पौधों की। प्रकाश संश्लेषण, क्या हुआ भाई, क्या हो गया भाई, अच्छा अलर्ट आया है 50% नेट यूज्ड। ओके, क्या चर्चा चल रही थी? CO2 के बारे में। CO2 के हाँ, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस में ये गैस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि इनका जो एक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। पर जब एक्सेस अमाउंट में अगर ये रिलीज होने लगे और पेड़ पौधों की संख्या कम रहे तो क्या है, ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है। और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से बढ़ने लगता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनता है। आप लोगों को मालूम है, समय समय पे वैज्ञानिकों की नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कई कॉन्फ्रेंस भी होते रहती। जैसे मैंने बायोडायवर्सिटी में बताया कि रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था भाई, तो उसमें वैश्विक जो तापमान बढ़ रहा है उस पर भी चर्चा हुई थी। एक मॉन्ट्रियल भी हुआ था 1988 या 89 में, और एक क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था जापान में।
एक था ओजोन परत के लिए और एक था ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए थे, और उसमें बहुत सारे मुद्दे भी थे, जिसको एजेंडा 21 जैसे संविधान होता है ना, उसका भी एक संविधान बन गया और उसी का इम्प्लीमेंटेशन होके रियो 10 अलग अलग प्रकार से देश क्या है कॉन्फ्रेंस समय समय पे आयोजित करते रहते हैं। तो यहाँ मैंने बताया आप लोगों को कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आप लोगों को मालूम है वातावरण में जब CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है तो CO2 क्या है, एक मेजर है। इसके अलावा और भी गैसेस है, मीथेन भी इसके अंतर्गत आती है, NO2, ये भी क्या है इन पर इनका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना कि CO2 का होता है। तो ये सूर्य प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती है ना, जब ये रिफ्लेक्ट होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, पैराबैंगनी किरणों को तो ओजोन लेयर जो होती है, जो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये इसको रास्ते में क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके क्या होती है, पृथ्वी को हीटेड कर देती है। अगर ये इसी क्रम से अगर ये के बीच में यदि ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा ही बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, जितने भी हमारे ग्लेशियर है ना वो मेल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और वो ग्लेशियर से निकला हुआ पानी कहां आ जाएगा, समुद्रों में आ जाएगा। समुद्रों में अगर वो पानी आ गया तो क्या होगा, सी लेवल इज राइज, समुद्र का जल क्या हो जाएगा, सी लेवल विल बी राइज, मतलब उनका तल जो पानी का तल है वो ऊंचा उड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो कोस्टल एरिया है ना, तटीय क्षेत्र, वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। जैसे हमारे देश में भी क्या है, बहुत से ऐसे प्रदेश और जिले हैं जो कि बिल्कुल समुद्र से लगे हुए हैं। मुंबई आप में से कोई गया होगा तो देखा होगा आपने, ताज होटल जो है बिल्कुल समुद्र से लगी हुई है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, ये पूरा डूब सकते हैं। तो ये वार्निंग पहले से ही दे दी गई है। इसके अलावा कई आइलैंड है, जैसे हमारे देश में भी कई हमारे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, मालदीव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है मालदीव का नाम। एक बात याद आई है इसलिए आपसे, कहां पर है मालदीव, कौन से महाद्वीप में? सर एशियाई महाद्वीप में आता है सर। हाँ, वहां के इंडियन ओशियन। वहां की कैबिनेट की मीटिंग कहाँ हुई थी मालूम है, समुद्र के अंदर हुई थी। अभी गूगल में या यूट्यूब में थोड़ा सा सर्च करके देख लेना, मालदीव में आज से 3-4 साल पहले क्या हुआ। वहां जो कैबिनेट का मतलब समझते हो ना, संविधान पढ़ाए होंगे आपको सिंह साहब ने, कैबिनेट की मीटिंग होती है ना, जैसे कि भाई हमारे मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट की मीटिंग होती है, नेशनल लेवल पे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो कैबिनेट की बड़े बड़े फैसले लेने रहते हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग आयोजित करते हैं। तो कहाँ करते हैं भाई, पार्लियामेंट में। हाँ बेटा, पार्लियामेंट। और इसके अलावा भाई वो कोई दूसरा भी प्लेस निर्धारित कर सकते हैं, ये उनके ऊपर रहता है। पर मालदीव के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपने पूरे मंत्री, जितने भी मंत्री है, सब लोगों को लेकर कहां पर मीटिंग करी, मालदीव में जो समुद्र है। क्यों, ये मैसेज देने के लिए कि यदि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हुआ तो सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि हमारा जो देश है वो आइलैंड है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारे देश का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जागरूक करने के लिए और जनता को मैसेज देने के लिए उन्होंने समुद्र के अंदर ही अपनी क्या है कैबिनेट की मीटिंग किया था। तो ये इससे रिलेटेड था ग्लोबल वार्मिंग से, इसलिए मैंने आप लोगों से चर्चा किया। चलिए, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C और O। ओके, मतलब कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आता कैसे है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली क्या है, ये जो गाड़ियों का जो धुआं होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कह लो इसको, जो जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, उसके द्वारा ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और सिगरेट जो स्मोकिंग करते हैं उसके धुएं से भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये क्या करती है,
जब हम इसके संपर्क में आते हैं तो हम जब सांस लेते हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, इस कार्बन मोनोऑक्साइड से, हीमोग्लोबिन का नाम सुना है ना आप लोगों ने, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? योगिता, 2-3 नाम यहां डिस्प्ले हो रहे हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड में पाया सर जाने जिसके वाला कारण तत्व। अपने ब्लड में पाए जाने वाले तत्व सर, जिसके कारण अपना ब्लड रेड कलर का होता है। अच्छा, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। और बता दे रहा हूं मैं आपको, हीम मतलब क्या होता है? आयरन। ऐसी प्रोटीन जिसमें आयरन होता है उसको नाम दिया गया है बायोलॉजिकल साइंस में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। मतलब जब हम इनहेल ऑफ गैस, मतलब ऑक्सीजन जब गैस को हम लेते हैं, हमारे लंग्स में जाती है और डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा रिएक्ट करके वहां पर जो ब्लड का हीमोग्लोबिन होता है बॉन्ड बना लेता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब बॉन्ड बन जाता है तो ऐसी कंडीशन में हेमोग्लोबिन विल बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये टिश्यू में जाती है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है, तो वहां से रेस्पिरेशन से जो CO2 निकलती है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में हेमोग्लोबिन का नाम चेंज हो गया। यस, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? नो सर। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पर कभी कभी क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो इससे नहीं जुड़ पाती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में इतना ज्यादा इस गैस ऑक्सीजन से कंपटीशन करने की क्षमता होती है कि ये उसको हटा के खुद ही जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होगा? ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जुड़ गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जुड़ने से क्या होगा? हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी। कई प्रकार के हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव किसके द्वारा पड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। फिर मैं और एक चर्चा करूंगा, सल्फर, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका NO2 है, NO3 है नाइट्रेट है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोगों ने सुना होगा एसिड रेन का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने? ये भी पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से आते हैं। कोयला को जब जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो आप लोगों ने एक अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा, सुना है? यस, नो? हाँ सर। तुमने सुना होगा ताजमहल में जो लेप्रेसी हो रही थी, जो उसके मार्बल का जो करोजन हो रहा था वो किसके द्वारा हो रहा था? एसिड रेन के द्वारा। हाँ बेटा, अम्लीय वर्षा के कारण। हाँ, तो ये अम्लीय वर्षा होती कैसे? आप लोगों को मालूम है जो आगरा है ये कौन से रूट पे है? मथुरा रिफाइनरी में क्या होता था भाई, जो धुआं निकलता था ना उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में SO2 और NO2 होते थे। जब ये बादल में जाता था तो बादल में क्या है, ये पानी जो होता है ना वेपर के रूप में होता है। बादल आपको मालूम है ट्रोपोस्फियर जो है यही बादल होते, ऊपर तो नहीं होते स्ट्रेटोस्फियर में। तो इससे क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या है, एसिड का निर्माण करता है। जैसे कि SO2 और वाटर आपस में मिल जाएंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जिसका फॉर्मूला है H2SO4। इसी प्रकार से जो NO2 और पानी आपस में मिल गया H2O तो ये क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा, HNO3 बनाएगा। अब जब ये बारिश के द्वारा हमारे धरती पे या पृथ्वी पे आएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तालाब में पानी जाएगा तो वहां के एक्वेटिक बायोटा को परेशानी होगी। मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मतलब एक अम्लीपन आ जाएगा जिससे कि फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। तो ताजमहल की एक प्रॉब्लम थी अम्लीय वर्षा की, तो क्या किया गया? वो सब चीजों को बैन किया गया ना, क्योंकि वहां का जो मार्बल है ना
उसकी क्वालिटी में वो करोजन हो रहा था, मतलब उसमें क्षरण होने लगा था। क्यों होने लगा था? ये अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा था। तो ये जो दो एयर पोल्यूटेंट्स है ये बहुत खतरनाक है। इनका नाम आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिड रेन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और ताजमहल का जो इरोजन हो रहा था वो इसी एसिड रेन के कारण हो रहा था, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के रिएक्शन के द्वारा, वाटर की रिएक्शन के द्वारा जो हैवी एसिड बनाए जा रहे थे, वो जब इस मार्बल पे आ रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ये कभी कभी ये इम्तिहान में आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए दो तीन चीजों पे और चर्चा करूंगा। फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स क्या होता है? फ्लोराइड्स आप लोगों ने देखा होगा गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, जो दांत होते हैं वो उसका कलर चेंज होने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉल्यूटेंट्स है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर में या वाटर में रह के इंसानों को या ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, ये नुकसान करता है। चलिए अगला एक टॉपिक और है इसमें, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे पार्टिकुलेट मैटर। ये फ्लाई एश भी हो सकता है। फ्लाई एश जैसे कि आप जैसे ईंट भट्टा वगैरह जो आपने देखा होगा, अपने छिंदवाड़ा में भी, गांगीवाड़ा में बहुत से ईंट भट्टा है, जो डस्ट होती है। आप जैसे भाई माइनिंग जहां होती है वहां पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है तो बहुत डस्ट भी उड़ती है। तो पूरे वातावरण में क्या है, अलग अलग प्रकार के डस्ट पार्टिकल भी मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। प्लांट के जो स्पोर्स होते हैं, कई स्पोर्स ऐसे होते हैं जो बीजाणु होते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। पोलन ग्रेन, हे फीवर नामक एक बीमारी होती है। तो ये जितने भी जो स्विमिंग करते रहते हैं हमारी एयर में, और एयर में जब ये पाए जाते हैं और हमारे संपर्क में आते तो हमको क्या है, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ये तो नॉर्मल हो गया। एक एसपीएम भी होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सस्पेंडेड, मतलब उसके अंदर क्या होगा, निलंबित हो गया वो, मतलब निलंबन होता है ना, जो एक वो सस्पेंड वाला नहीं, मतलब उसके अंदर अंतर्निहित हो जाना, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में अभी जो रिपोर्ट आई थी, कोलकाता जो है ना अपना, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, वहां सब एयर क्वालिटी जो पैरामीटर आए थे उसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़ा आया था एसपीएम का, वो कोलकाता का था, वेस्ट बंगाल। और पूरी दुनिया की बात आती है तो किसका नाम आता है, कोई बता सकता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होता है भाई, उसके आंकड़ों के हिसाब से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इंडिया का डेटा बताया आपको कि एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मामले में कलकत्ता अव्वल है, उसके बाद दिल्ली है, दूसरे नंबर पे फिर और भी शहर है। पूरी सूची आती है, पूरी दुनिया में कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा एसपीएम पाया गया है, एज पर रिपोर्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। याद रखिएगा, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है ये दुनिया की, वर्ल्ड की, जहां पर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा मात्रा में पाया गया है। चलिए इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे भी मैं चर्चा करूंगा। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ये जितने भी रेफ्रिजरेटर, प्रोपेलेंट्स और ये जो जेट, जो एरोसोल्स, जेट विमान वगैरह होते हैं, इनसे ये रिलीज होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। ये क्या करता है भाई, हमारी जो ओजोन परत है ना स्ट्रेटोस्फियर में, इसमें क्लोरीन सबसे खतरनाक होता है। सी फॉर क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम क्या है इसका, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जो क्लोरीन होता है ना वो ओजोन, जिसमें क्या होता है, 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसको 50 से
100 गुना इसमें शक्ति होती है। एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 50 से 100 ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना O3 इसको तोड़ सकता है। इसी कारण क्या हो रहा है, ओजोन की परत क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है, पतली हो रही है। तो ये भी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की जो हानिकारक विकिरणें होती है ना, जैसे अल्ट्रावायलेट, ये एब्जॉर्ब करने का काम जिम्मेवारी किसकी रहती है, ओजोन लेयर की। यदि ये ऐसी ही डिप्लीट होते गई तो क्या होगा, मनुष्यों के लिए और जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, स्किन के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये वाले गैसेस को जो रिलीज करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें देशों ने सिग्नेचर किया था कि भैया ये रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्रीज या जितने भी प्रकार के इनके सोर्स होते हैं, पॉइंट सोर्स, इनको कम किया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो फ्यूचर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। फ्रियॉन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ओजोन पर पतला होने का कारण क्या है, उसके लिए जिम्मेवार कौन सा केमिकल है। यदि CFC लिखा है तो CFC भी आप लिख दीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। और इसका दूसरा नाम है फ्रियॉन्स भी बोला जाता है इसको। तो कभी कभी CFC ना पूछ के वो फ्रियॉन्स के नाम से भी पूछ लेता है। ओके, तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताया ये क्या है, सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर को पॉल्यूट करते हैं। ओके, अब मैं, आज तो समय हो गया है, थोड़ा सा मुझे काम भी है, आज मैं कंटिन्यू ज्यादा नहीं रख पाऊंगा क्लास। कल मैं एयर पॉल्यूशन में आपको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिसमें कि मैंने पान के बारे में बताया आपको, और भी है, उनके बारे में भी चर्चा होगी। स्मोक के बारे में भी चर्चा होगी। लंदन स्मोक के बारे में जो 1952 में हुआ था ना, लंदन में जो स्मोक आया था, 3-4 हजार लोग उसमें मारे गए थे। ये एयर पॉल्यूशन के एपिसोड है, इस पे भी चर्चा करूंगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। चेर्नोबिल जो है, जो बर्लिन रसिया में है, यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जिससे हानिकारक रेडिएशन निकली थी। तो जितने भी एयर पॉल्यूशन के जो एपिसोड हुए हैं उनका कल मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी चर्चा करूंगा, और इसके इफेक्ट के बारे में, कौन कौन सी बीमारी होती है, उन बीमारियों के नाम और रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसके बारे में कल के लेक्चर में अपनी चर्चा होगी। जो भी नेक्स्ट लेक्चर हो वो प्रकाश सर से हम चर्चा कर लेंगे। अगर कल बोले तो कल ले लेंगे, नहीं तो अगले वीक में, जैसा भी हो। पर आप लोग ईमानदारी से रीडिंग करिए, पढ़िए, समझिए। कोई क्वेश्चन किसी को करना हो तो क्वेश्चन कर सकता है भैया। हाँ बेटा, ठीक। सर आज की क्लास की लिंक मिल जाएगी यूट्यूब पे। सर लेटर में कमजोर करा, पढ़ नहीं पाया अच्छे से। अरे यार, वो क्या नाम है, वो एक लड़का, अभी क्या नाम है, दिन मेरे से वो व्हाट्सएप चैट चल रही थी उसकी, तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं तो नहीं कर पाता बेटा, मेरे को क्या है, समय नहीं मिलता ज्यादा। सर आज की क्लास अच्छे से नहीं लगा पाया सर, नेटवर्क बहुत ज्यादा, मौसम खराब का कमजोर था, उसके कारण सुन ही नहीं पाया आपका लेक्चर अच्छे से। एक लड़का है, उससे पूछ लेना यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसने व्हाट्सएप चैट किया था, उसने शायद रिकॉर्डिंग किया होगा, उससे ले लेना ना। मैं रिकॉर्ड नहीं करता बेटा। ओके सर, देखता हूँ। और ये इसमें वॉइस कहाँ रिकॉर्ड होता है? अगर रिकॉर्ड अपन स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह अगर चालू भी कर दे तो वॉइस कहाँ रिकॉर्ड होता है क्या? जाता है, हो जाता है सर। और कैसे होता है बताओ यार, मेरे को, मुझे आइडिया नहीं है। एक ऐप है सर, एक ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सब हो जाता है, वॉइस और वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाता काय में कैसे? मोबाइल में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर ऑप्शन है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है सर। अच्छा, हो जाता है क्या? जी चलो देखते हैं फिर ना। सर। चलो, और कोई क्वेश्चन वगैरह? तो ये जितनी भी चीजें हमने थोड़ा ब्रीफ करेंगे हम आपको। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के कारण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन के अलग अलग आधार हैं, ठीक है। ये सब चीजों को पॉइंट टू पॉइंट आप लोग क्या है नोट्स बनाइए, या कैसे भी मेमोराइज करना हो आपको, पर मेन चीजों पे आपको फोकस करना है इसमें, क्योंकि ये पूरा क्या है, कहानी टाइप का है भाई, बहुत बड़ा है, कई प्रकार की चीजें हैं इसमें। जैसे मैंने अभी वो बताया नहीं है, जैसे आजकल जो गाड़ियां वगैरह आती है ना, उसमें एक वो फिल्टर आने लगे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, पर उसको वहां काय में कन्वर्ट कर देता है, वो CO2 में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी। लैड वगैरह का नाम सुना होगा। लैड जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो एक पेट्रोल होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, ये कल चर्चा कर लेंगे यार, थोड़ा सा हमको क्या है, कोई मिलने आया है, वो बोड़िया आई थी बुलाने, कल चर्चा कर लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट का समय है, कोई क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। सर आज की भी क्लास रिकॉर्ड हुई है और यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगी सर, आज की क्लास भी। बोलो, इनको लिंक दे देना यार, ये फोन पूछ रहे थे ना। ठीक है, वो अगर यूट्यूब पे बसंत चौबे लिखेंगे और सब्सक्राइब अगर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी सर क्लास। अरे बहुत बढ़िया भाई राम, करवाइए बढ़िया। ठीक है सर। हाँ सर। ओके बेटा, थैंक यू सभी को, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया आप तैयारी करिए, थैंक यू सर। समय कम है क्योंकि।